नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत। हमारी आज की कहानी अनामिका जी की लिखी हुई कहानी है जिसका नाम है जोरू का गुलाम। कहानी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। जोरू का गुलाम। बेटा, तुम बहू को उठा दो, उसके बुखार का नाटक उतार दो, उसे तुम हाथ पकड़ के खींच कर किचन में ले आओ, तब वह अपने आप ही पाव भाजी बनाना शुरू कर देगी। तुम पहली बार में साबित कर दो कि तुम जोरू के गुलाम नहीं हो और ससुराल में कोई उसके नखरे नहीं सहेगा। माँ के भड़काने पर बेटा लपकते हुए कमरे में गया। पत्नी वंदना जो लेटी हुई थी उसे उठाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। अंदर कमरे में वंदना लेटी हुई थी, उसे उठने की जरा भी हिम्मत नहीं हो रही थी। बुखार के कारण उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था। बाहर सास की कर्कश आवाज उसके कानों को भेद रही थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। सुजाता जी अपने बेटे संजय के सामने खड़ी होकर चिल्लाते हुए बोली, बहू के होते हुए नाश्ता और खाना मैं बनाऊंगी? मैंने तो उसे कल रात में कह दिया था कि नाश्ते में मुझे पाव भाजी खाने का मन है। शायद इसीलिए आज वो बीमारी का बहाना बना रही है। बेटा, तुम बहू को खींचकर किचन में ले आओ, देखती हूँ कैसे नहीं बनाती पाव भाजी। एक बार किचन में आ गई तो अपने आप ही काम करना शुरू कर देगी। तुम आज ही साबित कर दो कि तुम जोरू के गुलाम नहीं हो और वंदना को बता दो कि ससुराल में कोई उसके नखरे नहीं सहेगा। इस तरह माँ के भड़काने पर बेटा लपकते हुए अपने कमरे में गया और जोर से चिल्लाया, वंदना, चाहे कुछ भी हो, तुम किचन में नहीं जाओगी। बाहर खड़ी सुजाता जी ने जब बेटे की ये बात सुनी कि तुम किचन में नहीं जाओगी, तो वो तेज कदमों से चलते चलते उसके कमरे में घुस गई और गुस्से में गरजती हुई बोली, अरे तू ये क्या बोल रहा है उल्टा सीधा? मैंने तुझे कहा क्या था और तू कर क्या रहा है? मैंने तुझे कहा था कि इसे हाथ पकड़कर खींच कर किचन में ले जा, और तू है कि इसे किचन में जाने के लिए मना कर रहा है। अरे तेरा दिमाग तो ठिकाने पर है ना? बेटा संजय बोला, माँ मैं बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ। जब तुम्हारी तबीयत खराब होती थी और दादी तुमसे जबरदस्ती किचन के काम करवाती थी तो तुम्हें कितनी तकलीफ पहुंचती थी। अपना वो दिन भूल गई हो क्या? हमें तो याद है। तुम अपनी बहू के साथ भी वैसे ही क्यों कर रही हो? सुजाता उसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए बड़े नाटकीय अंदाज में ताली बजाते हुए बोली, वाह बेटा वाह, तूने तो आज साबित कर ही दिया कि तू तो पूरा जोरू का गुलाम बन चुका है। माँ की बात सुनकर संजय व्यंग से बोला, और जब बाबूजी आपके लिए दादी के सामने आवाज उठाते थे तो क्या वो भी तब जोरू के गुलाम ही बन जाते थे? काफी दिनों से चुप रहते रहते और माँ की बातें सुनते सुनते संजय आज फट ही पड़ा था। सुजाता जी एकटक उसका मुंह ताकने लगी। क्रोध से उनका पारा सातवें आसमान पर पहुंच चुका था। तभी संजय के पिताजी बाहर हॉल में आए और जोर से गरजते हुए बोले, सुजाता, जरा बाहर तो आओ। पति की आवाज सुनकर सुजाता सकपकाते हुए कमरे से बाहर आई। पीछे पीछे संजय भी दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। इधर बिस्तर पर बैठी वंदना की आंखों में आंसू छलक रहे थे। आज पहली बार ससुराल में वो बीमार पड़ी थी। ये सब नाटक चल रहा है। उसे उसका मन कचोटने लगा। वो सोच रही थी, इतने दिनों से तो मैं सास की सेवा में दिन रात एक पैर पर खड़ी हूँ। मम्मी जी जो भी बोल देती है वो मैं तुरंत करने के लिए उठ खड़ी होती हूँ। दिन भर घर के काम करने के बाद मैं थक जाती हूँ, फिर भी माँ जी की खुशी के लिए मैं देर रात तक उनके पैर भी दबाती हूँ। क्या फ़ायदा हुआ इतना सब करने का? अगर आज मैं जरा सी बीमार पड़ी हूँ तो वो मुझे इतना सुना रही हैं। उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। इधर जैसे सुजाता हॉल में पहुंची, हरीराम जी गुस्से में कहने लगे, ये सब क्या तमाशा चला रखा है तुमने? घर में माँ के समय जो तमाशा चला करता था, तुमने भी वही तमाशा शुरू कर दिया है क्या? पति की बात सुनकर सुजाता जी सकपका गई। फिर बोली, वो तो मैं बस बहू से नाश्ता बनाने के लिए कह रही थी। हरिराम जी गुस्से में बोले, अरे कोई बीमार है तो उसे आराम करना चाहिए, फिर तुम उसे काम करने के लिए क्यों कह रही हो? वो बहू है, कोई मशीन नहीं है। जब तुम्हारी तबीयत खराब होती थी तो मैं माँ से लड़ झगड़ कर तुम्हें आराम करने के लिए नहीं कहता था। मुझे तो लगा था कि बहू आ गई है तो तुम वो सब गलतियां कभी नहीं दोहराओगी, क्योंकि तुमने खुद वो सब झेला है।
लेकिन आज तो घर में फिर से वही सब तमाशा हो चला है। सुजाता गुस्से में बोली, मैं तुम्हारी माँ की तरह नहीं हूँ। उनके जैसे अगर मैं करने लगूँ ना, तो तुम्हारी ये चहकती बहू एक दिन भी घर में टिक नहीं पाएगी। अब ये बीमारी का बहाना बनाकर पलंग तोड़ेगी तो मैं इसे काम करने के लिए नहीं कहूँगी क्या? बहू के घर में आने के बाद भी अगर मुझे ही किचन में जाकर खाना पकाना पड़े तो ये तो मुझसे नहीं होगा। इससे तो अच्छा है बहू घर में रहती ही नहीं। ना कहकर सुजाता अपने कमरे में पाँव पटकती हुई चली गई। हरी राम जी अपना सर पकड़कर सोफे पर बैठ गए। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इधर वंदना को दवाई खानी थी तो संजय चुपचाप रसोई में चला आया और खाना बनाने की तैयारी करने लगा। हरिराम जी भी उसकी मदद करने लगे। लेकिन आज उन्हें घर का माहौल देखकर अपना समय याद आ गया था कि किस तरह माँ छोटी छोटी बातों पर बखेड़ा खड़ा कर देती थी और वह माँ और पत्नी के बीच में पिस कर रह जाते थे। उन्होंने संजय का चेहरा देखा तो उसका चेहरा एकदम से उतरा हुआ था। पिता अच्छी तरह समझ रहा था, एक तो उसकी पत्नी बेटे की पत्नी बीमार है, ऊपर से माँ का यह रौद्र रूप देखकर बच्चे को कितनी चोट पहुंची होगी। उन्होंने हौले से अपने बेटे के कंधे को छुआ तो संजय मानो बिखर गया। उसकी आंखों में आंसू तैरने लगे, जिसे उसने बड़ी मुश्किल से नियंत्रण में किया हुआ था। संजय भरे गले से बोला, बाबूजी, माँ ऐसा क्यों कर रही है? वंदना की तबीयत खराब है तो क्या मैं उसे आराम के लिए नहीं कह सकता? माँ ने आज मुझे जोरू का गुलाम कह दिया। क्या मैं सचमुच जोरू का गुलाम हूँ क्या? क्या पत्नी का ध्यान रखना उसकी गुलामी करना होता है? फिर माँ भी तो आपकी गुलामी हुई, क्योंकि इतने सालों से वो भी तो आपके बीमार पड़ने पर आपका ध्यान रखती है। क्या पति पत्नी जरूरत पड़ने पर एक दूसरे का ध्यान नहीं रख सकते? थोड़ी एक्स्ट्रा केयर नहीं कर सकते एक दूसरे की? हरिराम जी रोंदे गले से बोले, बेटा, मैं तेरा दर्द अच्छे से समझ सकता हूँ। एक समय पर जब मैं अपनी पत्नी का ध्यान रखता था तो मेरी माँ भी ऐसे ही करती थी। उस समय भी मेरे हाथों में कुछ नहीं था, मैं कुछ कर नहीं पाता था। आज भी मैंने तुम्हारी माँ को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो समझने को तैयार है क्या? सच में कभी कभी इंसान अपनों के आगे कितना विवश हो जाता है। सब कुछ जानते समझते हुए भी कुछ नहीं कर पाता है, क्योंकि सामने वाला अपनी नासमझी में गलत काम करता ही चले जाता है। वो काफी दुखी हो गए थे। घर का माहौल अचानक से एकदम नीरस और उदास हो गया था। बीमार तो केवल वंदना पड़ी थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि पूरा घर ही बीमार पड़ गया हो। अब तो वंदना का दिल ऐसे टूट गया था कि उसके जीवन में कोई उत्साह ही नजर नहीं आ रहा था उसे। इधर संजय भी माँ के इस रूप को देखकर हैरान था। उसके मन में ममतामयी माँ की जो मूरत बसी हुई थी, उसकी माँ की, आज वह टूटकर बिखर गई थी। इधर सुजाता अलग ही गुस्से में थी कि बहू के लिए बेटा और मेरे पति भी मेरे खिलाफ बोल रहे थे। 3 दिनों तक ऐसे ही घर में चुप्पी पसरी रही। रसोई का सारा काम संजय और हरिराम जी ने मिलकर किया। संजय को ऑफिस जाने में डर लग रहा था कि अगर वह ऑफिस जाए तो माँ पता नहीं पीठ पीछे उसकी पत्नी के साथ क्या व्यवहार करे। फिर भी वह कितने ही दिनों तक छुट्टी ले सकता था। वंदना भी थोड़ी ठीक हो गई थी तो चौथे दिन संजय ऑफिस चला गया। सुजाता जी तो बस इसी मौके की तलाश में थी। जब उनके पति और बेटे ने घर से बाहर कदम रखा, सुजाता जी हो गई शुरू। बहू को कोसते हुए बोली, देखो बहू, तुमने मेरे बेटे को भले ही काबू में कर लिया हो, लेकिन मैं तुम्हें चैन से जीने नहीं दूंगी। वंदना ने उनके सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, मम्मी जी, प्लीज, घर में शांति बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। बेकार की बातों पर घर में कलह होगी तो जीवन में कोई भी आगे नहीं बढ़ पाएगा, किसी की भी तरक्की नहीं होगी। आपने देखा नहीं कि 3 दिनों से घर में कैसे सन्नाटा पसरा हुआ है? हम प्यार से मिलजुल कर भी तो रह सकते हैं ना? उसकी सास गुस्से में चिल्लाई, तू प्यार से मिलजुल कर रहने के लायक है? तेरे लिए मेरे पति और मेरे बेटा मेरा खिलाफ हो गया, अब मैं तेरा जीना मुश्किल कर दूंगी। उसी वक्त हरिराम जी अपना मोबाइल लेने के लिए घर आए हुए थे, क्योंकि वह अपना मोबाइल टेबल पर ही भूल गए थे। पत्नी की बात जैसे उनके कानों में पड़ी तो उनका मन अनमना सा हो गया। सोचने लगी, क्या रिश्तों में ऐसे ही कड़वाहट घुलती चली जाएगी और हम सबका जीवन बर्बाद होते चला जाएगा? एक बार फिर से उन्हें वही संघर्ष के दिन याद आने लगे जो उनकी अम्मा के समय पर घर में हुआ करते थे। वो ये सोचकर भी सिहर उठे कि संजय अपने आप को कैसे संभालेगा। एक तरफ माँ, दूसरी तरफ पत्नी।
सोचकर ही उनका कलेजा कांपने लगा। वह घर के भीतर आए तो सुजाता उन्हें देखकर हैरान रह गई। सुजाता ने तुरंत ही बहू को ऑर्डर लगाते हुए कहा, जाओ ससुर जी के लिए पानी लेकर आओ। वंदना चुपचाप रसोई में गई। सुजाता जी कहने लगी, क्या हुआ जी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आप अचानक से घर वापस क्यों लौट आए? सुजाता, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, भीतर कमरे में चलो। वंदना जब पानी लेकर आई तो उसने देखा कि सास ससुर के कमरे का दरवाज़ा भीतर से बंद है। वो सोच में पड़ गई कि आखिरकार ऐसी कौन सी बात चल रही है। इधर हरिराम जी ने कमरे में ले जाकर पत्नी को समझाते हुए कहा, क्या घर में कभी सुकून का माहौल नहीं रहेगा? तुम बहू के पीछे क्यों पड़ गई हो? सुजाता तो गुस्सा थी। आप फिर से शुरू हो गए बहू का पक्ष लेने के लिए? आप अपनी पत्नी को ही सुनाएंगे, उसे कुछ नहीं कहेंगे क्या? हरिराम बोले, अरे तुम अपना समय क्यों भूल रही हो भगवान? तुम्हारे समय पर भी बिल्कुल ऐसी ही परिस्थितियां बनी थी। उस समय तुम्हें मेरी अम्मा गलत लगती थी, तो आज तुम खुद को गलत क्यों नहीं मान रही हो? सुनिए जी, मैं जो भी कह रही हूँ बिल्कुल सही कह रही हूँ। बहू बीमारी का नाटक करके क्यों पड़ी रहेगी? सास को बहू की बीमारी बहाना क्यों लगती है सुजाता? सुजाता उन्हें घूरती रह गई तो वह अपना सिर पकड़कर बैठ गए। सुजाता गुस्से में ही थी, बोली, आज के बाद से मैं बहू के बारे में एक भी शब्द आपसे नहीं सुनना चाहती हूँ। वह मेरी बहू है, मैं उसके साथ जैसा चाहे व्यवहार करूँ। आप मुझे बोलने वाले कौन होते हैं? हरिराम जी समझ गए कि इनकी बुद्धि अब नहीं पलटने वाली। उस दिन वो ऑफिस गए ही नहीं। उनका मन बहुत बेचैन हो रहा था। आखिरकार बहुत सोच समझकर उन्होंने अपने मन को कठोर करके निर्णय ले ही लिया। शाम को जब संजय घर आया तो उसके चेहरे से तनाव साफ झलक रहा था। आजकल उसे घर आने का मन ही नहीं करता था, क्योंकि घर में एक तरफ माँ का फूला हुआ चेहरा दिखाई देता था तो एक तरफ पत्नी का दुखी चेहरा। रिश्तों में एकदम से बिखराव सा आ गया था। हरिराम जी ने उसके आते उसे कमरे में बुलाया। सुजाता वहीं बैठकर चिप्स खा रही थी। गंभीर स्वर में वे बोले, सुनो बेटा, मैंने एक फैसला लिया है। मैं तुम्हारी गृहस्थी अलग कर रहा हूँ संजय। यह सुनकर सुजाता हक्की बक्की रह गई और संजय हैरानी से बोला, ये क्या कह रहे हैं आप बाबूजी? मैं आपका इकलौता बेटा हूँ, मैं आप लोगों को अकेले नहीं छोड़ सकता। हरिराम जी बोले, मैं भी तुम्हारे बिना रहना तो नहीं चाहता बेटा, लेकिन घर की शांति के लिए शायद यही आवश्यक है। तुम्हारी माँ किसी भी कीमत पर समझने को तैयार नहीं है कि घर में शांति का होना कितना ज़रूरी है। ये बहू को परेशान करने की धमकी दे रही थी। हम दिन भर बैठकर चौकीदारी तो नहीं कर सकते ना। इससे अच्छा है कि मैं तुम्हारी गृहस्थी अलग कर देता हूँ। पिता की बात सुनकर संजय की आंखों में आंसू आ गए। इधर सुजाता चीखने चिल्लाने लगी कि बहू ने आकर मेरा घर तोड़ दिया। हरिराम जी ने उन्हें डांटा। बोले, अगर घर टूट रहा है तो वह सिर्फ तुम्हारी हरकतों की वजह से। बहू ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है कि घर टूटे। उधर वंदना भी कमरे के बाहर खड़ी सब सुन रही थी और रोती चली जा रही थी। उसने तो सोचा था कि वह अपने सास ससुर के साथ मिलजुल कर रहेगी, लेकिन आज गृहस्थी टूटने के कगार पर खड़ी थी। वो दौड़कर ससुर जी के कमरे में चली गई और उनके सामने हाथ जोड़ती हुई बोली, बाबूजी, हम लोगों को अलग मत करिए, मुझे आपके साथ ही रहना है। ससुर ने बहू का सिर सहलाते हुए कहा, बहू, हम ज़्यादा दूर नहीं रहेंगे। पास ही जो नई बिल्डिंग बन रही है ना, वहीं पर मैं तुम्हें एक नया फ्लैट खरीद के देता हूँ। तुम लोग वहीं आराम से रहना, बीच बीच में मिलते जुलते रहना। सुख दुख में एक दूसरे के काम भी आएंगे हम। लेकिन इस तरह साथ रहकर सुकून से कोई नहीं रह पाएगा। सुजाता ने बहुत तमाशा किया, लेकिन हरिराम जी ने पक्का फैसला कर लिया था। उन्होंने बेटे बहू के लिए एक नया फ्लैट खरीद लिया और 2 महीने के भीतर भीतर ही संजय और उसकी पत्नी वंदना वहां शिफ्ट हो गए। अब संजय और वंदना के जीवन में तो सुकून आ गया था, लेकिन सुजाता चिड़चिड़ी सी रहने लगी। पहले की तरह घर के काम उन्हें ही अब करने पड़ते थे और जिसको वो हमेशा अपनी शिकायतों का केंद्र बनाया करती थी, वो दूर रहकर चैन की बंसी बजा रही थी। उन्हें ये सब सहन ही नहीं हो रहा था, लेकिन उन्होंने ही तो घर का माहौल खराब किया था, तो भुगतना तो उन्हें ही पड़े था। धीरे धीरे समय बीता। गुस्सा और चिड़चिड़ाहट के कारण सुजाता की तबीयत खराब रहने लगी थी। वह अचानक से ही अपनी सारी मेडिकल रिपोर्ट्स देखकर शांत रहने लगी थी।
इधर संजय को भी बीमारी में माँ को अकेले छोड़ना अच्छा नहीं लग रहा था। सुजाता भी अकेले घर में पड़े पड़े घबरा जाती थी। कभी कभी उसका मन उसे कचोटता जब वह अपनी सहेलियों को बेटे और बहू के साथ रहते हुए देखती। वो सोचती, मेरे जीवन में भी कहीं कोई कमी नहीं थी, लेकिन सब कुछ मैंने ही बिगाड़ लिया। एक दिन जब उससे रहा ही नहीं गया तो अपने पति के सामने हाथ जोड़कर बोली, सुनिए जी, मेरी गलती का एहसास मुझे हो गया है। मैंने ही उस समय गलत किया था। मैं गलती पर थी। अपने बेटे बहू को अलग तो कर दिया, लेकिन अब मैं चैन से जी नहीं पा रही हूँ। देखिए ना, मेरे शरीर में कितनी सारी बीमारियों ने अपना घर बना लिया है। मेरा शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल सब बढ़ा हुआ है। अब पता नहीं मैं कितने दिनों की मेहमान हूँ। मुझे अपने बेटे बहू के साथ ही रहना है, अकेले नहीं। आप तो ऑफिस चले जाते हो। दिन भर मैं पागलों की तरह घर में अकेले पड़ी रहती हूँ। मुझे मेरी बहू वापस चाहिए। हरिराम बोले, जब वह निस्वार्थ भाव से तुम्हारी सेवा करती थी, तुमसे इतना प्यार भरा व्यवहार करती थी, तुम्हारा इतना सम्मान करती थी, तब तुमने बेकार में सारे रिश्ते बर्बाद कर दिए। बेटा भी तुम्हारे बदले हुए रूप को देखकर कितना आहत हो गया था। इसलिए मजबूरी में मुझे यह कठोर फैसला लेना पड़ा था, वरना बच्चों से कौन दूर रहना चाहता है। अगर तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया है तो तुम बहू को फ़ोन करो। अगर वह आने को तैयार है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुजाता ने तुरंत ही बहू को फ़ोन लगाया और रोते हुए बोली, बहू, घर वापस आ जाओ। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। सास के रोने की आवाज़ सुनकर वंदना की आंखों से भी आंसू बहने लगे। बोली, मम्मी जी, मैंने तो सोचा था कि आप मुझे जल्दी ही बुलाएंगी। आपने तो बड़ी देर कर दी। मुझे भी आप लोगों के बिना रहना अच्छा थोड़े ना लगता है। कहते कहते वह सिसकने लगी। बस, फिर क्या था। दिल से सारा मैल बहते ही वापस रिश्ते धीरे धीरे सहज होने लगे थे। 1 महीने के बाद वो लोग वापस घर आ चुके थे। जब बहू घर में फिर से वापस आई तो सुजाता के मन में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। वह बहू के साथ मिलकर घर गृहस्थी संभालने लगी। 2 महीने के बाद जब बहू ने खुशखबरी सुनाई तो घर में खुशी की नई लहर दौड़ गई। सुजाता भाग भाग कर सारे काम करती थी। कभी बच्चे के लिए नए मोजे स्वेटर बुनती थी, तो कभी बहू के लिए अचार बनाती थी। उसकी सारी बीमारियां तो उसके एक्टिव होते ही ठीक होने लगी थी। सुजाता अब खुश भी रहने लगी थी। 9 महीने के बाद जब बहू ने एक छोटी प्यारी सी बेटी को जन्म दिया तो सुजाता उस बच्ची के साथ खुद भी बच्ची बन गई थी और उसे ऐसा लगता था जैसे वह पहले से अधिक शक्ति से भर गई है। नई ऊर्जा उसमें समा गई है। उसकी सोच में बदलाव आते ही उसके आसपास खुशियों का अंबार लग गया था, वरना अपनी गलत सोच के साथ तो वह दुख के सागर में डूब सी गई थी। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे जोरू का गुलाम, अनामिका जी की लिखी हुई। एक लाइक, सब्सक्राइब और कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।